हैं, ये बड़ा राजा रामपाल का केस हम लोग देख रहे थे, and this case has different kind of dimensions, and in my last class I have told you certain things, because remember there are certain areas na which are quite gray in constitution, और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है प्रिविलेजेस का। जब मैंने आपसे बोला कि ग्रे एरिया, तो यहाँ पे ग्रे एरिया का मतलब क्या है इसको भी आप समझ लीजिएगा। यहाँ पे ग्रे एरिया का मतलब है ना कि मेनी थिंग्स आर नॉट वेरी क्लियरली डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो लाइक वंस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। और आप लोगों ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं व्हेन वी वर डिस्कसिंग द क्राइटेरिया ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, like article 102 of the Indian constitution which talks about the disqualification of MPs। तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज में उन्होंने बोला और अकॉर्डिंग एनी अदर लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, जिसमें हम लोगों ने देखा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट इज देयर, बट रिमेंबर वंस वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रिविलेजेस ऑफ द पार्लियामेंटेरियन, तो एक उसमें प्रिविलेज कमेटी होती है, और प्रिविलेज कमेटी क्या करती है, ये इस चीज को वो इंक्वायर करती है कि वेदर देयर वाज एनी ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और नॉट। तो मैंने आपको बताया था कि दो तरीके के प्रिविलेजेस होते हैं। द फर्स्ट वन इज द इंडिविजुअल प्रिविलेजेस ऑफ द पार्लियामेंटेरियन एंड द सेकंड वन इज द कलेक्टिव प्रिविलेज। तो इंडिविजुअल प्रिविलेज में आपको मालूम है कि द प्रिविलेज विच इज अवेलेबल टू अ पार्लियामेंटेरियन मींस एमपी और एमएलए एट एन इंडिविजुअल लेवल। But once we are going to talk about the collective privileges, the collective privileges का मतलब होता है the privilege of the entire house। तो उसमें एक important चीज जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखी थी सर्च लाइट के केस में, वो ये था कि अगर हाउस ने किसी चीज को एक्सपंज कर दिया है कि दिस शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग or it should not go in the record of the parliament, then in that circumstances ideally that should not be published। but what will happen in that case when somebody is going to publish such kind of content? तो मैंने आप लोग को सर्चलाइट का केस बताया था जिसमें कि आपने देखा कि how basically because expunged portion was published in the searchlight newspaper, how the house decided to initiate a proceeding, contempt proceeding against the editor of the searchlight। और उसमें आपने देखा कि when the issue arised and the petition was filed before the Supreme Court, the Supreme Court has held that the house will have to decide that basically there is any privileges or not। तो हर्षद मोदी को ना भाई अपना ये क्या है, बंद करो इसको। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है, इम्पोर्टेंट चीज ये है यहाँ पे मैम रिमूव करना पड़ेगा आपको। कर दिया। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की बात कर रहे हैं तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस में इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई कि जैसे उस केस में आपने देखा कि हु विल डिसाइड दैट व्हाट इज द पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एंड वेदर देयर इज एनी ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज और नॉट। सो इन द केस ऑफ सर्चलाइट द सुप्रीम कोर्ट हैज क्लियरली of parliamentary privilege or not, that would be exclusively decided by the house itself। तो house ही decide करेगा, and in that case also, in that case the Supreme Court has also held that in the case of conflict between 19(1)(a जो कि मीडिया के राइट की जब हम बात करते हैं एंड द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, द इम्पोर्टेंट थिंग इज द पार्लियामेंट्री प्रिविलेज हैज डेफिनेटली अपर हैंड, एंड इफ द पार्लियामेंट हैज सेड समथिंग दैट दिस शुड नॉट बी पब्लिश्ड, then ideally that should not be published, and if somebody is going to publish that, then he cannot take the protection of his right to freedom of speech and expression। and if the parliament considers that particular action as the breach of the privilege, then in that circumstances what kind of action should be taken, whether the action should be taken or not, what should be the punishment, these are the things which should be exclusively decided by the house। तो ये अभी तक हम लोगों ने देखा। फिर मैंने आपको एक केशव सिंह का केस बताया था जिसमें कि आपने देखा कि द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ उत्तर प्रदेश दे डिसाइडेड टू इनिशिएट अ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द 2 सिटिंग जजेस ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट व्हिच वर बेसिकली परफॉर्मिंग देयर जुडिशियल फंक्शन, एंड आल्सो अगेंस्ट द एडवोकेट हु अप्रोच्ड ऑन द बिहाफ ऑफ मिस्टर केशव सिंह टू द इलाहाबाद हाई कोर्ट। इसमें एक चीज आप देखिएगा, केशव सिंह का जो केस था उसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये थी कि द ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हैज नॉट हैपेंड विद इन द 4 वॉल ऑफ द हाउस,
but it happened outside the house, where the Keshav Singh has written something which was considered by the house that it is in the breach of the parliamentary privileges. तो केशव सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने जब मैंने यहीं पे उस दिन खत्म किया था, when the matter was referred by the president to the Supreme Court for their legal opinion, that in case of conflict between the parliamentary privileges and the power of the judiciary, especially when the parliament or the state legislative assembly is involved in any kind of contempt proceeding and there is a conflict, so whether in that circumstances the legislature or the house is supreme in deciding the matters which are related with parliamentary privileges, or the decision of the parliamentary privileges can also be reviewed by the judiciary. That was a very important question. And the another important question is, if any punishment has been given by the house, then in that circumstances whether that punishment can be reviewed or not. तो इस तरीके के केसेस में अगर आप देखोगे ना, तो कोर्ट जो है वो बड़ा केयरफुली मूव करती हैं, और केयरफुली मूव इसलिए करती हैं बिकॉज इफ दे आर गोइंग टू टेक अ big leap while giving any such kind of decision, which is basically going to create a kind of encroachment in the area of the legislature, then in that circumstances a confrontation between the house and the court cannot be denied. So they place very carefully. और इसीलिए केशव सिंह के केस में उन्होंने बोला कि जो हाउस होता है, दे हैव ऑल पावर. किस चीज की पावर होती है? टू रिव्यू, to relook and to decide that whether there is any breach of parliamentary privileges or not. उसको decide कर सकते हैं. But while deciding all those things, basically the house is going to play the role of a quasi judicial body. So house is not a pure judicial body, it is a quasi judicial body. In all those circumstances, according to the existing constitutional scheme, the Supreme Court or the High Court is the supreme authority to decide that the spirit of the Constitution should be protected. तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पे there is no concept of parliamentary supremacy, but in India there is a concept of किस चीज की सुपरमेसी है? कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी है. सो इफ द हाउस इज गोइंग टू टेक अ पर्टिकुलर डिसीजन, देन इन दैट सर्कमस्टेंसेस that decision can be reviewed by the judiciary in their judicial capacity. तो हम कहीं ना कहीं पे उसका रिव्यू कर सकते हैं. या उन्होंने छोटा सा जो बोला, उन्होंने बोला कि जो हाउस की पावर होती है वो क्वासाई जुडिशियल पावर होती है, वो एक फुल कोर्ट नहीं होती हैं. तो इस कारण से अगर वो फुल कोर्ट नहीं है तो एक कोर्ट की तरह बिहेवियर नहीं कर सकती हैं. एंड स्पेसिफिकली दे कैन नॉट इशू समन टू द सिटिंग जजेस ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट, एंड दे कैन नॉट इनिशिएट एनी proceeding which is related with the breach of privilege against those judges who have taken cognizance on a petition which was filed for the protection of the fundamental right. क्योंकि यहाँ पे उन्होंने cognizance ही सिर्फ इसलिए लिया कि उन दोनों जजेस ने कॉग्निजेंस कैसे ले लिया था when the matter was already decided by the speaker of the house. तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि अपनी जुडिशियल कैपेसिटी में अगर जजेस किसी फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो हाउस ये नहीं कर सकता कि उनके खिलाफ जो है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन लेकर के आए. सो इन दैट वे पार्शियली दिस इशू वाज डिसाइडेड बट नॉट कंप्लीटली, बिकॉज स्टिल देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच हैज टू बी डिसाइडेड. एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, इसमें कई बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसमें काफी लंबा डिस्कशन भी हो सकता है. आई एम जस्ट गोइंग टू मेंशन सर्टेन थिंग्स. जैसे उस दिन आप लोगों में से कुछ लोगों ने मुझसे सवाल पूछा था व्हिच वाज बेसिकली रिलेटेड विद द इशुएंस ऑफ व्हिप, कि अगर व्हिप इशू like term of whip has not been mentioned in the entire constitution. कन्वेंशन, और कन्वेंशन में हमने इसको कहां से लिया है? कन्वेंशन में हमने इसको लिया है फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट. सो इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट दे इशू व्हिप. अब व्हिप कई बार हमको लगता है कि व्हिप का मतलब कोई डॉक्यूमेंट होता है, कोई डायरेक्शन होती है, बट इन द रियल सेंस बेसिकली व्हिप इज एन ऑफिस. ये एक ऑफिस होता है जिसपे हर पॉलिटिकल पार्टी अपने एक व्यक्ति को, जो कि हाउस का मेंबर होता है, उसको अपॉइंट करती है. सो यू कैन से दैट द व्हिप or the office of whip is basically the connective link
between the elected members and the topmost leadership of that political party, or between the elected members and the government if that particular political party is in the power. तो इसमें जो विप होता है या जो ऑफिस ऑफ विप होता है, उसका काम क्या होता है? उसका काम ये होता है कि इंश्योर करना दैट द मेंबर्स आर एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस। तो वो एक तरीके का ना विप जो होता है, यू कैन से इन अ वे दैट विप इज बेसिकली अ क्लास मॉनिटर या क्लास रिप्रेजेंटेटिव की तरीके से होता है, जो ये बताता है कि सरकार ने क्या निर्देश दिए हैं या उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर है उसका क्या निर्देश है। निर्देश ये हो सकता है कि आप सदन की कार्रवाई में हिस्सा लो, निर्देश ये हो सकता है कि आपको वोट देना होगा, पर किसको देना है ये आप डिसाइड करो। निर्देश ये हो सकता है कि आप कार्रवाई में भाग लोगे और इसी तरीके से वोटिंग करोगे, अदरवाइज यू आर नॉट सपोज टू कास्ट योर वोट। तो यहाँ पे जब आप एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ते हो तो एंटी डिफेक्शन लॉ में अभी भी देयर आर सेवरल ग्रे एरियाज, और इसीलिए आप देखोगे because the anti-defection law is not clear, that gives ample scope and ample power to the Supreme Court to interpret anti-defection law the way they want. उसके बहुत ज्यादा डिटेलिंग में मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहती हूँ बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज अगेन रिलेटेड विद द डिस्क्वालिफिकेशन। तो जब आप विप की बात करते हो, क्योंकि विप पे बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह में दिया नहीं है, हमें बहुत ज्यादा आइडिया भी नहीं है कि बेसिकली विप क्या होता है। तो विप मैंने आपको बताया कि हाउस प्रोसीडिंग में यूज होता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने इलेक्टेड मेंबर्स के लिए कर सकती है, बट रिमेंबर विप कैन नॉट बी इशूड इन द केस ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। और उसका रीजन ये होता है कि जो प्रेसिडेंट की पोजीशन होती है दैट इज बेसिकली नॉट कंसीडर्ड एज अ पॉलिटिकल पोजीशन, तो वहां पे विप इशू नहीं होगा जहां पे आपको बोला जाए कि आपको इन्हीं को वोट करना है। In rest of the cases, it is up to the political party that whether they are going to issue whip or not. तो जब आप whip देखोगे तो basically there are 3 types of whips. The first one is 1 line whip, 2 line whip and 3 line whips. तो 1 line whip जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें members को inform किया जाता है कि वो आए और वो participate करें हाउस की प्रोसीडिंग में, वो वोट करें हाउस के प्रोसीडिंग में, लेकिन अगर वो चाहें तो अब वो अपने आप को एब्सटेन भी कर सकते हैं। तो वन लाइन जो विप होता है दैट इज नॉट अ वेरी स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ विप, सो यू नो द मेंबर्स आर जस्ट इन्फॉर्म्ड टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस एंड टू कास्ट देयर वोट, बट देयर इज नो क्लियर कट इंस्ट्रक्शन कि टू whom दे शुड कास्ट देयर वोट, या फिर वो उनको आना ही आना है ऐसे भी नहीं हो सकता। इफ दे वांट देन दे कैन रिमेन एब्सेंट आल्सो। दूसरा जो आपका 2 लाइन विप होता है, ये क्या करता है, ये डायरेक्ट करता है टू द मेंबर्स टू बी प्रेजेंट इन द हाउस एट द टाइम ऑफ वोटिंग। जब वोटिंग होगी तो आप प्रेजेंट रहोगे, नो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस आर गिवन ऑन द पैटर्न ऑफ वोटिंग, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ 2 लाइन विप। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जरा इसको भी आप समझिएगा। सपोज करिए कि आई हैव कंटेस्टेड इलेक्शन फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, मैं पॉलिटिकल पार्टी में आया बिकॉज आई एम वेरी मच कन्विंस्ड विद द आइडियोलॉजी ऑफ माय पॉलिटिकल पार्टी। I contested election, I won the election, and that's why I am the part of a particular political party. But subsequently, suppose करिए my political party is going to introduce a bill, but personally I am not in the favor of that particular bill. तो collective responsibility का जो concept है वो तो आपके ministers के case में लगता है, जहां पे if the minister is disagree then either he may resign or the prime minister, means the president on the advice of the prime minister can remove such ministers. But being a parliamentarian, it is my right, it is not necessary, because I am not the slave of my political party that in any condition I am bound with the party guidelines. तो मेरा क्या है, मुझे नहीं पसंद है सरकार जो बिल लेकर के आ रही है, तो मेरा भी एक इंडिपेंडेंस होना चाहिए कि मैं अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में उस बिल को सपोर्ट नहीं करूंगा, ठीक है। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ माय राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एंड बीइंग अ member of the house, this is my privilege that whether I am going to support the idea or the ideology or the decision of my particular political party or not. तो इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर मैं पॉलिटिकल पार्टी से अपने जीत करके आई और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टी मेरा बिल लेकर के आ रही है,
अगर मैं उस बिल से एग्री नहीं हूं तो मुझे उस पॉलिटिकल पार्टी को, अपनी पॉलिटिकल पार्टी को उस बिल पे सपोर्ट क्यों करना चाहिए? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। लेकिन इसमें दूसरी चीज क्या होती है कि आप देखते हो कि एक तो हाथ उठा करके वोटिंग होती है, एक कॉन्फिडेंशियल वोटिंग भी की जाती है। कॉन्फिडेंशियल वोटिंग जो होती है उसमें क्या होता है कि किसने किसको वोट किया है पता चलेगा नहीं पता चलेगा, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक चीज आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो आप जाकर के यूट्यूब पे देखना, गुजरात में इलेक्शन हुआ था और इसमें कांग्रेस के एक बड़े रिनाउंड पॉलिटिशियन थे, अहमद पटेल। अहमद पटेल was contesting राज्यसभा इलेक्शन फ्रॉम गुजरात। तो वो एक पहली बार, कम से कम मैंने पहली बार देखा था जबकि कैसे वोटिंग होती है राज्यसभा के लिए, इसका लाइव टेलीकास्ट किया गया था। और उसमें आप देखोगे कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपना रिप्रेजेंटेटिव बिठाती है और जो वोट कास्ट करने के लिए आता है ना, वो पहले उसको दिखाता है कि हम किसको वोट कास्ट कर रहे हैं और फिर उसके बाद वो ड्रॉप बॉक्स में अपने बैलेट को डालता है। तो यहाँ पे व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, इवन इन आवर डूसू इलेक्शन वी फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी कि मैंने किसको वोट दिया ये पूरी तरीके से कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। पर एक एमपी जो है वो डिस्क्लोज करके अपने पार्टी मेंबर को कि हम किसको वोट दे रहे हैं, वो जाकर के वहां पे अपने वोट को डालता है। तो क्या दिस इज नॉट इन द ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी? सो रिमेंबर दिस इशू वाज रेज्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट आल्सो, बिकॉज सडनली एक चीज आपको देखने को मिलेगी जब भी इलेक्शन आएंगे, जैसे अभी आप देख रहे हैं इलेक्शन हो रहे हैं, तो बहुत सारे नेता जो हैं वो कहते हैं जिस पार्टी में 5 साल रहे उसी को कहेंगे कि अब इस पार्टी में ये नहीं रहा वो नहीं रहा, और दे विल मूव फ्रॉम देयर पार्टी टू सम अदर पॉलिटिकल पार्टी। तो यहाँ पे एक होता है कि आपका अंतर मन में आपके परिवर्तन आया क्योंकि आपको लगता है कि द पॉलिटिकल पार्टी इन विच बेसिकली यू आर वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम दैट इज नॉट गुड फॉर यू एंड यू डिसाइडेड टू मूव ऑन। लेकिन ये क्या हो गया, सडनली इट बिकेम अ ट्रेंड। तो ट्रेंड क्या हो गया कि हमें पता हमें इस पॉलिटिकल पार्टी से वोट नहीं मिलना ना, टिकट नहीं मिलना, तो मैंने अपनी निष्ठा बदली और मैंने रिजाइन करके बोला कि अब हम उस पॉलिटिकल पार्टी में जा रहे हैं और अब हम उससे इलेक्शन लड़ेंगे। दूसरी क्या बात, दूसरी इंपॉर्टेंट क्या चीज हुई, एंटी डिफेक्शन लॉ लाने का एक बड़ा रीजन ये था कि आई हैव casted my vote in the favor of a particular person because he belonged to a particular political party and I support the ideology or the idea or the schemes of that political party which that particular person belongs। तो मैंने तो वोट दे करके उसको फेवर किया कि भैया ये इस राजनीतिक दल का सदस्य है, वहां जाकर के वो किसी और राजनीतिक दल में मिल गया। एंड द सेम थिंग हैपेंस इन द केस ऑफ सच काइंड ऑफ पॉलिटिकल अलायंसेस आल्सो। जैसे अभी आपने महाराष्ट्र में देखा कि बीजेपी और शिवसेना मिलके लड़े कांग्रेस और एनसीपी के अगेंस्ट में, लेकिन सरकार किसने बना ली, एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस ने। तो वहां पे जो गठबंधन मेजोरिटी में आया वो था बीजेपी और शिवसेना का, लेकिन सरकार किसकी बनी, 3 और लोगों ने बना ली जो कि एक दूसरे के अपोजिट में लड़े थे। तो यहाँ पे सवाल ये होता है कि सच काइंड ऑफ पॉलिटिकल अलायंसेस और दिस काइंड ऑफ शिफ्टिंग ऑफ मेंबर्स from one political party to another political party, whether that is a deceitful conduct or not, or once the political parties or the members are going to do so, can we say that they are exercising their right to freedom of speech and expression? तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये इशू आया कि क्योंकि क्रॉस वोटिंग होने लगी और क्रॉस वोटिंग होने के साथ साथ समस्या किस चीज की आने लगी कि आप इस पॉलिटिकल पार्टी से हो वोट किसी और को दे रहे हो और एक्चुअल में आप उस बिल को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, आप उन कंसिडरेशंस को सपोर्ट कर रहे थे जिसके कारण आपने अपने वोट को बदला, यानी वोट किसको देना है उस पैटर्न को आपने चेंज किया। इसीलिए मैंने आपको लास्ट क्लास में एक वो बताया था, अगर आप लोग को याद होगा, उसमें मैंने आपसे ये डिस्कशन किया था कि जब आप पार्लियामेंट में जाओगे तो आपको वहां पे एक क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट की वॉल पे एक श्लोक लिखा हुआ मिलेगा और वो श्लोक महाभारत से लिया गया है। देखिए बहुत ही सुंदर श्लोक है और इसमें क्या कहा गया, ये द्रौपदी ने कहा है। कब कहा है, जब उस हाउस में जिसमें बड़े बड़े महारथी बैठे हुए थे, जहाँ पे भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, जब हम लोग इस टेक्स्ट को पढ़ते हैं ना तो हम इसको स्टोरी की तरह पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो इसमें से हर स्टोरी के पीछे एक बहुत बड़ी लीगल फिलॉसफी होती है। मैं आपको ये श्लोक इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज भी आपका जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो कहीं ना कहीं इसी से इंस्पायर्ड है। वो श्लोक क्या था,
द्रौपदी ने बोला नासा सभा यत्र न शांति वृद्धाः वृद्धांत न ते ये न वदान्ति धर्म नसो धर्मो यत्र न सत्यम वन्ति न तत् सत्यम यच्छे लानु विद्धम। इसका मतलब क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। देयर इज नॉट एन असेंबली वेयर देयर इज नो एल्डरली मैन, यानी जिस सभा में वृद्ध व्यक्ति ना हो, वृद्ध का मतलब होता है वृद्ध नहीं, अनुभवी व्यक्ति, जिस सभा में अनुभवी व्यक्ति ना हो वो सभा नहीं होती। देयर आर नॉट एल्डर्स, दोज आर नॉट एल्डर्स हु डू नॉट स्पीक राइटियसनेस, वो लोग वृद्ध या अनुभवी नहीं होते हैं जिनके अंदर सत्य बोलने की क्षमता नहीं होती। देयर इज नॉट राइटियसनेस वेयर देयर इज नो ट्रुथ, वो सत्य मतलब वो राइटियसनेस नहीं है जिसके अंदर जो सत्य को प्रोटेक्ट ना कर सके। और लास्ट में इन्होंने बोला दैट इज नॉट ट्रुथ विच लीड्स टू डिसीट, यानी वो सत्य नहीं है जो डिसीटफुल कंडक्ट की तरफ ले जाए। तो इसका मतलब क्या है कि अल्टीमेटली द रोल ऑफ द एंटायर असेंबली इज टू प्रोटेक्ट द धर्मा और द ड्यूटी ऑफ द हाउस। तो धर्मा और द ड्यूटी ऑफ द हाउस का क्या मतलब होता है, अगर आप उस महाभारत की सभा को देखोगे तो उसमें भीष्म पितामह जैसे महारथी बैठे हुए थे जो कि एक बार में हजारों लाखों लोगों को एक दिन में मारते थे, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा, जो उनकी निष्ठा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है, इसको हम लोग ध्यान नहीं देते। उनकी निष्ठा जो है वो धर्म के प्रति न होकर के सिंहासन के प्रति है, क्योंकि उन्होंने प्रण क्या रखा था कि जो इस सिंहासन पे बैठेगा मैं उस सिंहासन के साथ रहूंगा। उन्होंने प्रण ये नहीं लिया था कि मैं सत्य के साथ रहूंगा, इसीलिए इतना बड़ा कैरेक्टर होने पर भी भीष्म को वो रिस्पेक्ट नहीं मिली। और जब आप महाभारत के एंड में आते हो तो जब भगवान कृष्ण से वो पूछते हैं कि मुझे ऐसी मृत्यु आपने क्यों दी, मेरा क्या अपराध था, तो कृष्ण ने वहां पे बोला है जब आपका बोलना कर्तव्य था तब आप चुप थे, मतलब जब आपको गलत को गलत कहना था तब आपने गलत को गलत ना कह करके गलत का साथ दिया, क्योंकि आपने धर्म के बजाय सिंहासन के प्रति अपनी प्रतिज्ञा को चुना था। तो यहाँ सिंहासन के प्रति अपनी प्रतिज्ञा को अगर आप मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में लेते हो तो क्या जिस पॉलिटिकल पार्टी से मैं जीत के आया हूं क्या मैं उस पॉलिटिकल पार्टी से बंधा हुआ हूं? पहले ये माना गया कि नहीं, आप बंधे हुए नहीं हैं, आप सत्य के साथ जाओ, और आपको बिल का समर्थन लगता है करना चाहिए तो करो, नहीं लगता तो मत करो। लेकिन धीरे धीरे लगा कि ये जो हृदय परिवर्तन एमपीएमएलए का होता है, इसके पीछे कोई सत्य की रक्षा या उनकी ड्यूटी नहीं होती, इसके पीछे कुछ अलग टाइप के मैनिपुलेशंस और कंसिडरेशंस होते हैं। और इसीलिए आप देखते हो कि दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि जब सरकारों को बहुमत साबित करने का टाइम आता है तो एमपीज एमएलए सबको ले जाकर के होटल में बंद किया जाता है। और डेमोक्रेसी के लिए कितना अपमानजनक है कि हमें अपने एमपीज एमएलए पे भरोसा नहीं है कि वो नहीं बिकेंगे, कहीं वो बिक ना जाए, इसलिए उनको घुमाया जाता है जगह 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 जगह। ये चीज जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आई तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि in case of right to freedom of speech and expression of the members of the house and the spirit of the democracy, if there is a conflict then the spirit of the democracy should be protected। उसी धर्म की बात कर रहे हैं जिसकी बात द्रौपदी कर रही हैं। The spirit of the democracy should be protected, so in that circumstances हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि जो मेंबर उसकी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग कर रहा है वो एक्चुअल में उसको वोट दे रहा है, यानी जिसको वो पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट कर रही है उसको वोट दे रहा है या किसी और को वोट दे रहा है। और इसी के बाद, इस जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिडेट किया कि आप पहले दिखाओगे राज्यसभा के इलेक्शंस में कि आपने किसको वोट दिया है। तो अब आप जाकर के यूट्यूब पे देखना, राज्यसभा का जो इलेक्शन हुआ था जिसमें मिस्टर अहमद पटेल जीत गए थे, उसमें क्रॉस वोटिंग का बहुत डर था और ये लग रहा था कि कांग्रेस के ही कुछ जो एमएलए होंगे वो अहमद पटेल को वोट ना दे करके अदरवाइज वोट देंगे। तो उसमें आप देखना जो पार्टी रिप्रेजेंटेटिव पहले उसको दिखाते हैं कि किसको वोट दे रहे हैं और उसके बाद वो अपने बैलेट को डालते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा मतलब ये होता है कि जैसे जैसे वो जो मैंने आपको त्रिगुण थ्योरी बताई थी, लोगों के कैरेक्टर में डिक्लाइन होता है, वैसे वैसे लॉ अपने इंटरप्रिटेशन को चेंज करता है। सो देयर इज अ चेंज ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड दैट चेंज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ये चीज मैंने आपसे क्यों डिस्कस करी, ये मैंने आपसे इसलिए डिस्कस करी है कि वंस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इशुएंस ऑफ व्हिप, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ व्हिप, 1 लाइन व्हिप, 2 लाइन व्हिप एंड 3 लाइन व्हिप। 3 लाइन व्हिप में क्या किया जाता है
there is a clear cut instruction on the behalf of the political party that you will have to cast your particular vote, जो भी इंस्ट्रक्शन हो कि in this favor or to oppose it. तो नॉर्मली तो सरकार का विरोधी करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, तो अगर अपोजिशन का विप है तो विप ये इशू किया जाता है कि आप इस बिल को सपोर्ट नहीं करोगे, या सरकार का बिल है तो सरकार सपोर्ट करती है कि आप इसके सपोर्ट में वोटिंग करोगे। तो आपका जो ये आपका 3 लाइन विप होता है, दिस इज द स्ट्रिक्टेस्ट काइंड ऑफ विप. So for that, once it has been issued, it is believed that all the members of the house, जो जिस भी political party को belong करते हैं, जो direction उनको दिया गया है, they will cast their vote according to that. लेकिन इसमें क्या होता है, मान लीजिए किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी व्यक्ति ने, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, अभी मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का केस आपको बताऊंगी, अपनी पार्टी लाइन से, आपने देखा अभी आपका कर्नाटका में भी सरकार गिरी थी, पार्टी लाइन के विप को आपने वॉयलेट करके वोट किसी और को दिया, और कई बार आप देखते हैं कि पता चलता है क्रॉस वोटिंग हो गई है। तो क्रॉस वोटिंग जो है वो हमेशा इनवैलिड नहीं होती। जब 1 लाइन और 2 लाइन विप होता है, जहां पे मान लीजिए कोई बिल है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और आपने क्रॉस वोटिंग करी और आपकी पॉलिटिकल पार्टी ने आपके इस डिसीजन को कंडोन कर दिया, then that's in that circumstances the cross voting होने के बावजूद भी there is your membership of the house is not going to be affected. लेकिन अगर जो 3 लाइन विप है जहां पे क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है that you will have to cast their vote in a particular manner, in that circumstances if a member is going to violate their whip, then in that circumstances the political party has absolute right to take any kind of disciplinary action against that member. तो या तो पॉलिटिकल पार्टी कंडोन कर ले कि चलो ठीक है दे दिया, अब हम उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, but once they decided to expel such kind of members from their political party, then the proceeding of disqualification can be initiated against such member before the speaker of the house. तो वो डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं जब तक कि अकॉर्डिंग टू द एंटी डिफेक्शन लॉ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जो एमपी या एमएलए हैं उन्होंने क्रॉस वोटिंग ना की हो, क्योंकि तब तो एंटी डिफेक्शन लॉ से अगर वो सेव नहीं है तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे इफ दे आर 1 or 2 इन नंबर. सो बेसिकली इट डिपेंड्स द स्टैंड ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी whether they are going to condone your conduct or not. So that is the very important thing. So this is all about the whips which we have discussed right now. Now let's take the example of this case, but before moving ahead, let's take one more case which is very important for you, and the name of the case is, ये बड़ा important case है, और ये case है आपका इनका किसका, नरसिम्हा राव जी का. इसका मैं आपको साइटेशन बता देती हूँ, नरसिम्हा राव जजमेंट का. सो वेरी इंपॉर्टेंट केस, और ये जो केस है इसने एक बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर दी है. सो लेट्स फर्स्टली राइट डाउन द नेम ऑफ द केस. द नेम ऑफ द केस इज पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट. 1998 का जजमेंट है ये, 1998 का. मैंने आपको बताया था कि दैट वाज एन एरा ऑफ द द बिगिनिंग ऑफ द कोalition गवर्नमेंट, और वो लगभग आपका 20 साल तक चला. 20 साल तक क्या आपका 20 क्या 24-25 साल तक आप कह सकते हो कि इंडिया में कोalition गवर्नमेंट का एरा सेंटर में चला है. और आपको मालूम है, आपको मालूम होगा कि मिस्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह वाज द प्राइम मिनिस्टर. बोफोर्स का मुद्दा लेकर के आए वो. फिर उसके बाद जो है he was able to become the prime minister of India with the support of different political parties. Bharatiya Janata Party withdraw the support. Then Mr. Chandrasekhar became the prime minister with the support of the Congress. कांग्रेस ने सपोर्ट वापस किया, चंद्रशेखर जी की सरकार गिरी, एंड पीवी नरसिम्हा राव जी became the prime minister of India. वो प्राइम मिनिस्टर बने, एंड ही वाज अ वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन आल्सो. तो उसमें उस समय क्या हुआ कि उनकी सरकार गठबंधन की सरकार थी, और गठबंधन की सरकार में किसी को आप जो जिस तरीके का पॉलिटिकल मॉडल चलता है, मैंने आपको बताया कि जो छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, their main consideration is their demand should be satisfied. So they are in a better bargaining power. अभी आप जैसे देख रहे हो ना, यूक्रेन वर्सेस रशिया का हो रहा है. छोटा सा यूक्रेन है, पूरे नाटो कंट्रीज आके उसके फेवर में खड़ी हो गई. क्यों? क्योंकि मेन टारगेट जो है वो उन नाटो कंट्रीज के लिए वो रशिया है. तो बेसिकली छोटी कंट्रीज की बार्गेनिंग पावर ज्यादा बढ़ गई है.
वो धमकी देती है कि तुम हमारे साथ ऐसा नहीं करोगे ना तो हम इनको बुला लेंगे, बिकॉज देयर स्ट्रेटेजिक लोकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. So that is the reason that they are, they are in the position to bargain successfully. तो नरसिम्हा राव के केस में भी यही हुआ, उनकी सरकार को गिराने की कोशिशें चल रही थी और 1993 में एक नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके अगेंस्ट में लाया गया इन द ईयर 1993. तो उस समय जो प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, उनको जब ये लगा कि हमारी सरकार को खतरा है, तो उनके ऊपर ये एलिगेशन लगाया गया कि उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के 10 सांसदों को रिश्वत ऑफर की. और रिश्वत ऑफर उनको क्यों की गई थी कि ड्यूरिंग द वोटिंग, instead of supporting the opposition or instead of supporting the no confidence motion, they will cast their vote in the favor of the government. यानी वो सरकार का समर्थन करेंगे. इसके लिए 10 सांसदों को रिश्वत दी गई. इन 10 सांसदों में 9 MPs, they casted their vote in the favor of नरसिम्हा राव गवर्नमेंट. पैसा लिया, पैसा लेके वोट दिया नरसिम्हा राव सरकार को बचाने के फेवर में, यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन के अगेंस्ट में. जो 10वां मेंबर था उसने पैसा तो ले लिया बट वो वोट देने ही नहीं आया. और आपको मालूम है कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो प्रेजेंट एंड वोटिंग बड़ा मैटर करता है. ये मैटर नहीं करता कि एंटायर स्ट्रेंथ का 50% +1. प्रेजेंट एंड वोटिंग इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये जो 10वां सांसद है ये नहीं आया. 9 ने पैसे लिए और पैसे लेकर के नरसिम्हा राव के फेवर में अपने वोट डाले. अब इस केस में क्या हुआ, ये केस खुल गया. ट्रायल कोर्ट में चार्जेस फाइल हुए और चार्जेस किस उसमें लगे, अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एंड साइमल्टेनियसली अंडर द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, because we know there is a prior meeting of minds, so all the ingredients of the criminal conspiracy are going to be fulfilled, and that's why charges were framed under the provisions of the IPC as well as under the provision of the Prevention of Corruption Act. इनके अगेंस्ट में इसको लगाया गया, ठीक है ना, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट. अब जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट में 3-2 से सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया. और डिसीजन क्यों दिया, मैंने आपको एक चीज बताई थी जब हम लोग कल 105 को डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया कि इसमें वोटिंग भी इम्यूनाइज्ड है. तो वोटिंग भी इम्यूनाइज का मतलब क्या है कि इन व्हाट वे दे आर गोइंग टू कास्ट देयर वोट. The Supreme Court or the High Court has no jurisdiction to decide those things. They have privilege to decide to whom they want to cast their vote. और मान लीजिए अगर इसमें कहीं कुछ होता है, then the House is the supreme authority to decide that whether they should be disqualified or not. The Supreme Court or any other High Court or any other competent court cannot take any decision. तो मैंने उस दिन जब आपको 105 बताया था, तो 105 जब आप देखोगे तो उसमें मैंने आपको एक क्लॉज बताया था, उसको आप देख भी सकते हो, जिसमें मैंने आपको बोला था anything said or any vote given by him in parliament, and the same thing is applicable in the case of state legislature also. तो यहाँ पे anything said or any vote, जो भी वोट आपने दिया और जो भी आपने कहा उसको लेकर के आपको इम्यूनिटी होगी. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या इस केस में 3-2 से डिसाइड किया कि आप वोट देने के लिए इम्यून हैं. तो अगर आपने जैसे भी वोट दिया हो, दैट इज बेसिकली योर प्रिविलेज. तो ऑल दोज हु हैव टेकन द ब्राइब and casted their vote in the favor of Narasimha Rao government, they cannot be charged because their behavior is protected according to Article 105 of the Indian Constitution. तो आपने वोट दे दिया, तो कैसे दिया, आपने पैसे के इन्फ्लुएंस में दिया या चाहे जैसे भी दिया हो, being a parliamentarian, that is your individual privilege, and even if you have taken the bribe, then to in that circumstances no criminal prosecution can be initiated against you. तो इन्होंने एक नया क्या कर दिया कि लीगलाइज कर दिया एक तरीके से कि आप पैसा लेकर के भी, यानी कैश लेकर के भी आप वोट दे सकते हो या नोट लेकर के भी आप वोट दे सकते हो. लेकिन इसमें इन्होंने बोला, बिकॉज वंस यू रीड द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, उसमें साफ साफ क्या लिखा हुआ है कि ब्राइब देना और लेना दोनों अपराध है. तो इन्होंने बोला कि जिन्होंने पैसा ले करके वोट दे दिया वो 105 से प्रोटेक्ट हो गए, लेकिन जिन्होंने पैसा दिया दे आर नॉट प्रोटेक्टेड.
वो प्रोटेक्टेड नहीं है, और जिसने पैसा लेके नहीं दिया वो भी प्रोटेक्टेड नहीं है. बट ऑल दोज हु हैव टेकन द मनी एंड हु हैव कास्टेड देयर वोट, दे आर बेसिकली प्रोटेक्टेड फ्रॉम आर्टिकल 105. तो इसमें एक जस्टिस अग्रवाल है, and I think his judgment is the perfect, his dissentment is the perfect dissent. What he is saying while giving his dissenting opinion, he said that 105 subclause 2 immunizes legitimate act of members and cannot immunize criminal acts. जिसको मैं लगातार बोल रही हूँ, इसी चीज की बात ये भी कह रहे थे कि जो वो इम्यूनिटी आपको दी गई है 105 में, that is basically to perform parliamentary behavior, parliamentary functions, not to get indulged into something which is basically illegal. But in this case, the Supreme Court has definitely, they said that Dulles conspiracy and agreement, while those who had offered bribe would not enjoy any such protection and they would be charged, and those who have accepted bribe and casted their vote in the favor of the government, they are protected under article 105 of the Indian Constitution. So ये नरसिम्हा राव का जो जजमेंट है एक मॉन्स्टर्स जजमेंट है, क्योंकि इसने क्या कर दिया, इसने एमपीज को कहीं ना कहीं इस तरीके का एक लीगलाइज उनके बिहेवियर को कर दिया कि अगर आप नोट लेकर के वोट देते हो तो भी अकॉर्डिंग टू 105 यू आर मींस द एक्शन, योर एक्शन that cannot be charged under any provision of any existing legislation. तो एक तरीके का ये legalization of corruption for the parliamentarians while casting their vote था. अब ये हम लोगों ने नरसिम्हा राव के केस को देखा. अब हम लोग जरा राजा रामपाल के केस पे आते हैं, because this case is again, it is a very very important case. इस केस का फैक्ट क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो गवर्नेंस में आजकल प्ले किया जा रहा है, दैट इज बेसिकली प्लेड बाय द एनजीओज, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस. तो अगर आप डेटा निकालोगे, तो मुझे अभी का तो नहीं पता, कुछ साल पहले मैंने चेक किया था, देन द टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड एनजीओज इज अराउंड 35 lakhs इन इंडिया. 35 लाख रजिस्टर्ड एनजीओ थे. अब ये जो 35 लाख एनजीओ होते हैं, एनजीओ का मतलब क्या होता है, आई हैव नॉट बीन असाइंड बाय द गवर्नमेंट टू परफॉर्म अ पब्लिक पर्टिकुलर काइंड ऑफ पब्लिक फंक्शन, बट दैट इज अ काइंड ऑफ सेल्फ इम्पोज्ड ड्यूटी अपॉन मी कि मेरा मन है हम समाज सेवा करेंगे तो हम समाज सेवा करेंगे. लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट स्टार्टेड टेकिंग हेल्प्स ऑफ एनजीओज in implementing different kind of government policies. जैसे अभी आप स्किल इंडिया का अगर देखो ना, तो स्किल इंडिया में बहुत ज्यादा पैसा जो है वो आपका एनजीओज को जा रहा है, और ये एनजीओज बेसिकली क्या करते हैं, ये स्किल इंडिया के नाम पे अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करते. सरकार इसके लिए एक लमसम फंड एनजीओज के लिए अलॉट करती है, और कई कई बार ये 22 से 2300 करोड़ रुपए तक होते हैं. सो दैट्स अ ह्यूज अमाउंट, इट्स नॉट अ वेरी स्मॉल अमाउंट. कुछ साल पहले का मैंने डाटा देखा था, तो 2200 करोड़ या 2300 करोड़ रुपए सरकार ने एनजीओज के लिए रखे थे. अब 2300 करोड़ रुपए क्या हो गया, इट्स अ ह्यूज अमाउंट. तो यहाँ पे जब आप अंदर जाके सिस्टम में देखोगे, तो कई लोगों के लिए एनजीओ का मतलब होता है बेसिकली टू गेट फंड फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड टू यूटिलाइज दैट. कुछ लोग अपना काम करते हैं और कुछ जो है वो सरकार के जो मिशन होता है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए काम करते हैं. तो ये एक एनजीओज का भी नेक्सस जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है, और इसमें बहुत सारे आपको इंटरमीडिएरीज मिलेंगे जिनका काम सिर्फ ये होता है कि वो कहते हैं कि हम आपको गवर्नमेंट की फंडिंग दिला देंगे. सो दिस इज समथिंग वेयर अ लॉट्स ऑफ करप्शन इज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड. तो ये जो आपका राजा रामपाल का केस है, राजा रामपाल के केस में what are the facts of this case कि 11 members, जिसमें कि 10 are from Lok Sabha and 1 from Rajya Sabha, they were caught on camera accepting money from undercover journalist. आपको पता है कि बीच में अब तो थोड़ा लोग कॉशियस भी हो गए हैं, नहीं तो एक बहुत आपका चलता था, अंडरकवर एजेंट्स जो हैं वो एक रिपोर्टिंग करते थे और एक्सपोज करते थे किसी केस को जिसमें कि द पीपल वर एक्सेप्टिंग ब्राइब और समथिंग इलीगल वाज गोइंग ऑन. तो इसमें अंडरकवर जर्नलिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऑपरेशन किया और उन्होंने एक सीडी बनाई जिसमें कि ये जो आपके एमपीज थे ये पैसा ले रहे थे. पैसा क्या ले रहे थे कि ये पैसा लेकर के हम पार्लियामेंट में कुछ पर्टिकुलर टाइप्स के क्वेश्चंस
पूछेंगे। तो एक चीज आप देखना, जैसे पार्लियामेंट में क्या क्वेश्चन पूछना है, या जैसे आपने देखा होगा एक नीरा राडिया का टेप आया था, वो टेप पूरा का पूरा दबा दिया गया, उसमें आपने देखा कि किस तरीके से मीडिया का नेक्सस काम करता है। नेक्सस मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप एक पोटेंशियल कैंडिडेट है कि आप इस सरकार में मंत्री बनोगे और मैं नहीं चाहती कि आप बनो, तो मैंने नेक्सस बनाया मीडिया से और आपकी इमेज को इतना खराब कर देना कि आप एक क्लीन इमेज को इस तरीके से मलाइन करना कि आपके अब मिनिस्टर बनने के सारे चांसेस ही खत्म हो गए और आप उस लिस्ट से आउट हो गए जहां से आपका नाम मेंशन था मिनिस्टरशिप के लिए। या दूसरा क्या होता है, मीडिया और एक काम करती थी जो नीरा राडिया के टेप में पहली बार सामने आया, ये लोग कॉर्पोरेट्स के लिए भी लॉबिंग करते थे, मिनिस्टर बनाने के लिए भी लॉबिंग करते थे और मिनिस्टर हटाने के लिए भी लॉबिंग करते थे। आजकल आपने देखा होगा पीआर एजेंसीज होती हैं जो आपके पर्सनालिटी को बहुत बड़ा या बहुत छोटा बना देती हैं, ये उनका काम होता है, एंड दे आर स्पेशली स्किल्ड इन डूइंग ऑल दीज थिंग्स। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो ये 11 मेंबर्स थे, दे वर कॉट ऑन कैमरा एक्सेप्टिंग ब्राइब फ्रॉम अंडर कवर जर्नलिस्ट फॉर रेजिंग क्वेश्चन इन पार्लियामेंट, कि वो पार्लियामेंट में सवाल पूछेंगे और सवाल ऑब्वियसली कुछ ऐसे सवाल थे जो कि बड़े प्रिय सवाल नहीं थे, कई बार झूठी चीजें भी उठाई जाती हैं और टारगेट किया जाता है झूठ की बेसिस पे किसी को। तो अब सब झूठ और सच के बीच की जो लाइन है ना वो बहुत थिन हो गई है। अब इसमें क्या किया कि चूंकि ये रिकॉर्डेड था, एक स्टिंग ऑपरेशन मीडिया वाले कर रहे थे जर्नलिस्ट, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कैश फॉर क्वेरी के नाम से टेलीविजन पे एपिसोड चला दिया जिसमें कि इन्हीं कंटेंट को जिसको रिकॉर्ड किया गया था स्टिंग ऑपरेशन में, इसको लाइव चला दिया गया। और लाइव जब चला दिया गया, मतलब रिकॉर्डिंग के बाद जब चला दिया गया, तो उसमें साफ साफ दिख रहा है कि कैश फॉर क्वेरी के लिए दे वर एक्सेप्टिंग ब्राइब। अब ये स्टिंग ऑपरेशन इंडिया में नया नया आया था, उस समय तहलका मच गया। तहलका ये मच गया कि भाई वीडियो फुटेज टेलीकास्ट हो रही है जहां पे सिटिंग एमपीज को पैसा लेते हुए दिखाया जा रहा है कि वो पैसा लेकर के क्वेश्चन पूछेंगे। अब इससे क्या हुआ, इन द एंटायर कंट्री, जैसे एक मुझे हमेशा लगता है ना कि आदमी अपराध करने से उतना नहीं डरता जितना अपराध खुलने से डरता है। तो चोरी छुपे कौन क्या करता है, जब तक नहीं पता चलता तब तक सब ठीक है, लेकिन जब वो खुल जाता है then basically you feel a kind of public humiliation, and once you are a public figure you never want that certain things should come out in the public domain which are basically related with the conduct of somebody else, which is going to affect your personality and your character also. तो इसमें क्या हुआ, जब इन्होंने ये सीडी चली टीवी पे, जब टेलीकास्ट हुई, तो पूरे देश में तहलका मच गया और सारे मतलब हाउस को लगने लगा कि इन्होंने तो जो सदन की गरिमा है उसके एकदम विरुद्ध आचरण किया है, और विरुद्ध आचरण करने के कारण जो ओवरऑल इमेज है हाउस की वो बड़ी खराब हो गई जनता के सामने। सो व्हाई नॉट स्पेशल कमेटी शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड अगेंस्ट देम। सो बेसिकली बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट दे रिकमेंडेड for the creation of they recommended to send the matter to the privilege committee of both the houses. तो दोनों जो हाउस होती हैं उनकी कमेटीज ने इस पे प्रॉपर इंक्वायरी करी, और प्रॉपर इंक्वायरी करने के बाद उन्होंने ये पाया, बिकॉज एक नॉर्मल जो इस समय डिफेंस होता है, जो कोई भी आदमी बोलता है, आप चाहे आज की तारीख में भी देखो, एकदम साफ साफ दिख रहा है रिकॉर्डिंग में कि उन्होंने बोला। जब मीडिया में चलने लगता है तो सिंपल सा बोलते हैं नहीं हमने तो बोला ही नहीं था, जबकि अब आपको पता है कि वीडियो फुटेज में चीजें बड़ी क्लियर आती हैं, हमारी मेरी बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। एक डिफेंस ये होता है। दूसरा ये होता है कि जो रिकॉर्डिंग दिखाई जा रही है ना, टेम्पर्ड है, दिस इज नॉट द ओरिजिनल रिकॉर्डिंग, यू नो। सो यहाँ पे इस केस में बेसिकली क्या हुआ, इस केस में इन्होंने बोला कि ये जो कमेटीज बनी पार्लियामेंट में 10 लोकसभा और 1 राज्यसभा के लिए, उन सब ने ये मतलब दोनों कमेटीज ने अलग अलग ये रिकमेंड किया दैट ऑल दीज मेंबर्स शुड बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द हाउस, इनको हाउस से निकाल दिया जाए, यानी इनकी सदस्यता खत्म। तो अब इस केस में क्या हुआ कि अग्रीव्ड मेंबर अप्रोच्ड टू सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट this decision of the house which basically related with their expulsion, and they said that this is in the violation of their fundamental rights. तो एक तो उन्होंने बोला कि उनके 19(1) का वायलेशन है, दूसरा उन्होंने बोला राइट टू लाइफ का वायलेशन है, और तीसरा उन्होंने बोला कि पार्लियामेंट की जो प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज हैं
जो 105 में दी गई हैं, बेसिकली 105 में पावर्स एंड प्रिविलेजेस में दे हैव नो अथॉरिटी और नो पावर टू एक्सपेल एनी मेंबर फ्रॉम द हाउस। वो हाउस से एक्सपल्शन नहीं कर सकते हैं, एंड वंस दे हैव डन दिस एक्सपल्शन देन बेसिकली दे हैव वायलेटेड द लॉज। उन्होंने लॉज को वायलेशन किया है। एक्सपल्शन विद इन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड विद इन द लिमिट ऑफ आर्टिकल 105 इज नॉट अलाउड। अब मैंने आपको बताया इसमें सबसे बड़ा ग्रे एरिया क्या है। once you are going to talk about the privileges of the house, in the case of the privileges of house, first thing, privileges are not very clearly defined, and the second thing, in the case of breach of privilege, what type of action should be taken against those persons, this is also not clearly defined। ये भी कहीं clearly लिखा नहीं है। तो अभी तक क्या नॉर्मल होता था, एडमोनिशन हो जाता था, रेप्रीमांड हो जाता था, सस्पेंशन हो जाता था, तो लेकिन इनका तो एक्सपल्शन हो गया। तो ये कह रहे हैं कि जो हमारा एक्सपल्शन किया गया है, दैट एक्सपल्शन इज बेसिकली कैन नॉट बी डन बाय द हाउस बिकॉज आई एम इलेक्टेड बाय द पीपुल। सो वंस आई हैव बीन इलेक्टेड, जो डिस्क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया आप 102 में देखते हो, तो उसमें डिस्क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया में कहीं भी ये आता ही नहीं है कि आफ्टर विनिंग द इलेक्शन सब्सिक्वेंटली यू कैन बी डिस्क्वालिफाइड। हालांकि हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में देखा है कि सब्सिक्वेंटली इफ यू आर गोइंग टू बी पनिश फॉर 2 or more than 2 years in certain kinds of offenses, then in that circumstances you will be disqualified। लेकिन इन्होंने बोला डिस्क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया में लॉज मेड बाय पार्लियामेंट यूज्ड है। यहाँ पे कोई लॉ ही नहीं है जो कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को रेगुलेट करता हो। तो ये इन्होंने कौन सी पावर को एक्सरसाइज करके हमें एक्सपेल किया है। और जो रूल्स आते हैं, बिकॉज देयर आर सर्टेन पार्लियामेंट्री रूल्स, बट द रूल्स आर बेसिकली going to prescribe the procedures according to which these things should be conducted। तो इन्होंने बोला कि पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है, हाउस के पास पावर नहीं है कि वो हमको एक्सपेल कर सके। और दूसरा, इन्होंने जब भी आप भी देखोगे कल को जब आप केस लड़ोगे और आपके पास इस तरीके के केसेस आएंगे, तो एक बड़ा नॉर्मल सा डिफेंस लिया जाता है, और वो डिफेंस ये होता है कि द लॉ ऑफ द नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस was basically not followed। so not followed का मतलब एक इसका ये हुआ कि the appropriate opportunity to be heard that was not provided। so appropriate opportunity to be heard का मतलब क्या होता है, रीजनेबल टाइम पीरियड हमें नहीं दिया अपना रिप्लाई फाइल करने के लिए। मैंने आपको एक बार बताया था कि कैसे रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो रीजनेबल टाइम पीरियड नहीं दिया, रीजनेबल टाइम पीरियड हमें दिया तो हमें सुना ही नहीं, हमारी बातों को मिसकोट किया गया, हमें ठीक तरीके से समझा नहीं गया। हमें जो सीडी दी गई वो सीडी जो है वो फेक थी, वो टेम्पर्ड थी। जबकि हाउस ने क्या किया, इंक्वायरी करके दे रीच्ड ऑन दिस कंक्लूजन दैट द सीडी वाज नॉट टेम्पर्ड। ये टेम्पर्ड सीडी नहीं थी और ये ओरिजिनल सीडी थी, और सीडी के कंटेंट एकदम क्लियर थे, जिसकी बेसिस पे डिसाइड किया गया कि बेसिकली दे वर इन्वॉल्व इन टेकिंग ब्राइब टू आस्क अ क्वेश्चन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। अब यहाँ पे सवाल ये है कि क्या इनका एक्सपल्शन हो सकता है। तो अब और दूसरी इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि जैसे ही ये सुप्रीम कोर्ट में गए, there was a sharp outrage on the part of the house because they are saying that the Supreme Court has no authority to review the decision of the house because we are supreme in our domain and the decision of the speaker, because remember the committee, either the ethics committee or the privilege committee, they recommend their recommendations to the chair and the chair accepts the recommendation. Once that recommendation has been accepted and the decision has been taken by the concerned authority, then the decision of the authority of the house is final। so the in no way the Supreme Court has capacity to review the things। तो इस केस में आपने देखा, हम लोगों ने केशव सिंह का केस भी देखा था, जिसमें केशव सिंह के केस में इन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री सुपरमेसी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी है, और कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी में the High Court and the Supreme Court, they are the protected of the Constitution, they are the pure judicial bodies and the House is not a pure judicial body। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कई सारी चीजें और उठाई गई हैं, जिसमें इनका एक कंसर्न ये है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस तरीके के मैटर्स को रिव्यू कर ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में लाया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या डिसाइड किया है वो मैं आपको बता देती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये बोला है कि इन द केस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन we do not follow the idea of parliamentary supremacy। ये मैंने आपको पहले बताया। so exactly we cannot compare ourselves with the
with the British Parliament, where they apply the concept of the parliamentary democracy. But here in the case of India, there is no concept of parliamentary supremacy, but there is a concept of constitutional supremacy. तो constitutional supremacy में definitely Article 105 gives certain privileges and immunities to the parliament and parliamentarians, which is basically unwritten, but that unwritten privileges are that unwritten privileges basically they are should be according to the privileges of the British Parliament according to Article 105. But remember, the Supreme Court has said here that because here we follow the idea of the constitutional supremacy. So once the Parliament is going to do something which is basically in the violation of the spirit of the constitution, then in that circumstances we can review it. लेकिन इसमें एक पॉइंट उठाया गया जो कि बड़ा वैलिड पॉइंट था, और ये वैलिड पॉइंट है आपका आर्टिकल 122 को लेकर के. इसको जरा खोलिएगा. 122 क्या कहता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. 122 कहता है द वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग, ये क्लियरली लिखा हुआ है, द वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग in parliament shall not be called in question on the ground of any alleged irregularity of procedure. अब इसका मतलब क्या है कि यानी कि अगर पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में कोई प्रोसीजरल इरेगुलरिटी है, देन दैट कैन नॉट बी reviewed or that cannot be questioned before any court. It is a constitutional mandate in a way because it is mentioned very clearly in the constitution. तो दो इंपॉर्टेंट सवाल हैं. पहला सवाल ये है कि क्या एक्सपल्शन पार्लियामेंट कर सकती है अपने प्रिविलेजेस को एक्सरसाइज करते हुए, बिकॉज द प्रिविलेजेस आर अनरिटन. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो बोला कि भाई ये आपका प्रिविलेज है, एंड व्हाइल एक्सरसाइजिंग योर प्रिविलेजेस इवन यू कैन एक्सपेल अ मेंबर फ्रॉम द हाउस. आप अपने ताकत का इस्तेमाल करके उसको हाउस से एक्सपेल कर सकते हो. यहाँ पे एक्सपल्शन पे जो पिटिशनर्स का राजा रामपाल और जो बाकी लोग निकाले गए हैं, उनका जो मेन ग्राउंड है वो कह रहे हैं कि दिस इज इन द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19(1)(a, सॉरी आर्टिकल 19(1)(g) एंड आर्टिकल 21, बिकॉज राइट टू लाइफ से रिलेटेड है. और हमारा जो है ये प्रोफेशन जो है, जो ऑक्यूपेशन है, उसको अगर कर्टेल करना है देन दैट कैन बी कर्टेल ओनली थ्रू अ लेजिस्लेशन. मैंने आप लोग को शुरू में बताया था कि जब आप आर्टिकल 19 पढ़ते हो, then article 19(1)(a to 19(1)(g) talks about rights. 19 subclause 2 to 19 subclause 6 talks about restrictions, but in all the restriction it is very clearly mentioned that the restrictions can be imposed through law. तो यहाँ पे इनका क्या कहना है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस तो अनरिटन है. जब कोई लॉ ही नहीं है तो आपने हमें एक्सपेल कैसे कर दिया, और अगर आपने हमें एक्सपेल किया है बिना किसी लॉ के, देन इन दैट वे यू हैव वायलेटेड आवर राइट व्हिच इज अवेलेबल टू अस अंडर आर्टिकल 19(1)(g. और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये बोला कि दिस इज नॉट मेंटेनेबल. The reason is 105 is also the part of the Constitution of India like Article 19. तो 19 की तरह 105 भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, एंड दिस इज नॉट इन द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19(1)(g एंड 21 बिकॉज इट गिव्स some special power to parliament under the power of their privileges. वो आपको कुछ privileges देते हैं पार्लियामेंट को, और वो अपने privileges को एक्सरसाइज कर सकती है. अगर किसी पार्लियामेंटेरियन का बिहेवियर पार्लियामेंट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है, then for the breach of privilege they can take action, and that action may extend even up to the level whether they are going to expel a person from the house. तो आपको निकाल दिया अगर, तो आप ये नहीं कह सकते कि आपके 19(1)(g) का वायलेशन है, क्योंकि अगर आप एक बार जीत करके आ गए हो, जैसे आपको याद है ना, मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर मैंने कोई किताब लिख दी तो लिखना मेरा राइट हो सकता है, लेकिन वो किताब आप पढ़ें ये आपकी ड्यूटी नहीं हो सकती. उसी तरीके से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वंस यू हैव कंटेस्टेड इलेक्शन, रामजवाई कपूर का केस आप लोग को याद होगा, मैंने बताया था, इन इफ यू हैव कंटेस्टेड इलेक्शन द पीपल हैव कास्टेड देयर वोट इन योर फेवर. If you have won the election, it doesn't mean that you are immune for next 5 years against any kind of any kind of action which basically disqualify you. तो अगर आपने कुछ ऐसा किया है, वही जो द्रौपदी के श्लोक को आप याद रखिएगा कि जहां पे आपका आचरण ही डिसीटफुल है, वहां पे बेसिकली इन दैट वे इट कैन नॉट बी प्रिज्यूम्ड दैट यू शुड कंटिन्यू, क्योंकि जिसको लोग वोट देते हैं उनसे पार्लियामेंट्री बिहेवियर की उम्मीद की जाती है. अगर आपका पार्लियामेंट्री बिहेवियर नहीं है और दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड prescribed standard of the parliament, then in that circumstances the parliament may expel you. तो उन्होंने आपको निकाला है अगर, तो यहाँ पे
there is no violation of Article 19(1)(g), and once you are going to talk about the violation of Article 21, remember the Article 21 says no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law. इसमें इन्होंने बोला है कि जो पार्लियामेंट्री रूल्स होते हैं they lie in the category of procedure established by law. तो रूल्स को फॉलो करके इंक्वायरी की गई है, प्रोसीजर को फॉलो किया गया है, प्रोसीजर को फॉलो करके आपको हटाया गया है. बट हियर वी आर बेसिकली वंस वी आर गोइंग टू रिव्यू इट, द ऑब्जेक्शन ऑफ द हाउस इज as per Article 122, the Supreme Court cannot take cognizance in the case of procedural irregularity. तो यहाँ पे Supreme Court ने बड़ा साफ साफ बोला है. What Supreme Court is saying? The Supreme Court is saying in this case is we are not bothered about procedural irregularity because it is very much clear that the procedural irregularity cannot be reviewed by the court. But आप skill देखो, आप smartness देखो judges की कितनी है. उन्होंने बोला कि here we are not checking the procedural irregularity, but we are checking substantial illegality. तो इरेगुलरिटी को हम चेक नहीं कर सकते, बट सब्सटेंशियल इलीगैलिटी को हम चेक कर रहे हैं, बिकॉज चेकिंग सब्सटेंशियल इलीगैलिटी इज नॉट प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 122. अब आप देखो इरेगुलरिटी और इलीगैलिटी के डिफरेंस को इन्होंने क्रिएट करने की कोशिश करी. तो इलीगैलिटी का मतलब आइडियली ये हुआ कि वेदर the procedure of the investigation and inquiry was ideally followed or not. हालांकि irregularity में भी लगभग कई चीजें आती हैं, but irregularity में कहीं ना कहीं lack of intention होता है, और substantial illegality में आप प्रोसीजर को तो वायलेट करते ही करते हो, और कई बार आपके इंटेंशंस भी डाउटफुल होते हैं. जैसे बोला तो कि आप जो है रिप्लाई फाइल करो, लेकिन टाइम आपको बोला 4 घंटे में आपका रिप्लाई आ जाना चाहिए. सो हियर द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट बेसिकली वी आर नॉट checking or reviewing the procedural irregularity because we cannot do it according to Article 122, but here we are going to review the substantial illegality, and on the basis of the available evidences it is very much clear that the ample opportunity was provided to all the MPs, and they could not defend them successfully, and the House was very much convinced that there is a breach of privilege on the part of these members, and that their conduct brought a disrepute for the entire stature of the House. So definitely they can be expelled, and that is the discretion of the House. Once they have decided that they are going to expel it, they can very well do it. This is not in the violation of Article 19(1)(g), neither this is in the violation of Article 21, and we can review it just to check that whether there is any substantial illegality or not. And because there is no substantial illegality, we are going to uphold the expulsion of these 11 members from the House. तो उन्होंने बोला कि हाउस ने जो डिसाइड किया वो सही है. हम इलीगैलिटी को देख रहे थे, इन्होंने इसको तो चेक ही नहीं किया कि हम ये चेक करें कि जो पेनाल्टी है वो ऑफेंडर को सूट करती है कि नहीं करती. उन्होंने बोला ये हाउस का डिस्क्रिप्शन है कि कितना पनिशमेंट देना चाहिए. उन्होंने पनिशमेंट दिया. एक्सपल्शन हाउस कर सकता है, क्योंकि एक बार जीतने का मतलब ये हुआ, ये नहीं है कि आप 5 साल हर हालत में कंटिन्यू करोगे. और 102 जो है वो ये बताता है कि आप लड़ने के लिए क्वालिफाइड हो कि नहीं हो, लेकिन यहाँ पे जो क्लॉज है वो आपका ये बताता है कि आप कंटिन्यू करने के लायक हो कि नहीं हो. तो आपका बिहेवियर कंटिन्यू करने लायक नहीं है, क्योंकि आपने ओपनली ब्राइब ली है और ये प्रूव्ड है. सो आपका जो एक्सपेल्शन का जो इन्होंने किया है वो परफेक्टली वैलिड है, आपके किसी भी फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं करता. और सब्सटेंशियल इलीगैलिटी की बेसिस पे वी रीच्ड ऑन दिस कंक्लूजन बेसिकली दैट देयर वाज नो ओमिशन on the part of the committee of both the houses of parliament, and they gave ample opportunity to all the members to defend themselves. So on the basis of this thing, ultimately supreme court ने इस केस में अपहेल्ड किया जो कुछ भी हाउस का डिसीजन था. सो दिस वाज द जजमेंट ऑफ राजा रामपाल. बहुत सारे इसमें पॉइंट्स हैं, काफी अच्छा जजमेंट है, काफी विटी जजमेंट है. और मैंने आपको बताया कि विटी क्यों है, क्योंकि हाउस को कभी नहीं अच्छा लगता कि उसके एरिया में किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट एनक्रोच करे. लेकिन इस केस में पिटिशंस की जो भी प्ली थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, और इनका एक्सपल्शन जो है वो एक तरीके से अपहेल्ड हो गया. सो एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी ऑफ यू? सो क्विकली आई कैन टेक फ्यू मोर क्वेश्चंस, अदरवाइज आई हैव टू गो टू द फैकल्टी. वी विल मीट टुमारो. हाँ बताओ, कोई सवाल है क्या आपका? हाँ हार्दिक बताओ. मैम इस केस में से इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स एक बार आप बता देंगी? हाँ मैं बता देती हूँ. यस मैम. अच्छा क्या पूछ लिया तुमने, मैं भूल जाती हूँ बार बार.
इसमें देखो शुरू में ना तो इसके फैक्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स है तुम्हारे 7-8 तो पढ़ लेना ताकि तुम लोगों को फैक्ट्स की क्लैरिटी हो जाए। प्रोविजन आपका 105 एंड 194 दिया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप पढ़ सकते हो। इसमें पैरा नंबर 51 इंपॉर्टेंट है, जिसमें एमएसएम शर्मा का केस दिया हुआ है जो मैंने आपको बताया, सर्च लाइट केस। उसके बाद 56 इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका केस दिया हुआ है केशव सिंह का। इसके बाद आपका इसमें इंपॉर्टेंट है पैरा नंबर 61 देख लेना। 61 के बाद आप देख लेना इसमें पैरा नंबर 62 के बाद 65 देख लेना। इसमें ब्रिटेन में कौन कौन सी इनको इम्यूनिटीज हैं या प्रिविलेजेस कौन कौन से हैं उसको डिस्कस किया गया। उसके बाद इसमें आप देखना पैरा नंबर 108 देख लेना। उसके बाद पैरा नंबर 162, 164, 166 एंड 167, ठीक। इसके बाद आपका 335 है, 336 है, 359 है, 365 एंड 373 है, 97 है, 431 है, और इसके बाद आपका 453। मैम एक और सवाल था कि केस लॉज मैम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बहुत लेंदी होते हैं, तो कैन वी एक्सपेक्ट अ डायरेक्ट 25 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम अ केस लॉ itself, या उसको घुमा देखो के अगर ही? केस लॉ में भी ना आते तो तुम्हारे केस लॉ से ही है घुमा घुमा करके, बट उसमें कुछ इमेजिनरी फैक्ट्स डाले जाते हैं सो दैट यू कुड अप्लाई योर माइंड। जैसे Yes, ये जो ma'am. केस है इसमें ना बहुत सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी, इतनी सारी चीजें इस जजमेंट में डिस्कस नहीं है। मैंने तो तुम लोग को बाहर जाके बहुत सारी चीजें बताई, जैसे मैंने विप के बारे में बताया या एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताया या नरसिम्हा राव केस के बारे में बताया। तो फैक्ट्स को ना ट्विस्ट करते हैं, लेकिन मोटा मोटा आपका ये किसी केस लॉ के फैक्ट पे ही बेस्ड होता है। तो जब वो किसी फैक्ट बेस्ड पूछते हैं तो फिर आप जो भी रिलेटेड उसमें जजमेंट्स होंगे अलोंग इन द सपोर्ट ऑफ योर आर्ग्यूमेंट व्हाटएवर यू वांट टू प्रेजेंट you can present, and suppose many times it happens that you are not agree with the judgment of the supreme court, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया तो पर्सनली मैं तो बिल्कुल ही नहीं मानती, यू शुड अप्लाई योर लॉजिक ऑल्सो। जैसे नरसिम्हा राव का जो जजमेंट है, क्या इसको माना जा सकता है? आई थिंक इट शुड बी क्रिटिसाइज, क्योंकि आप जो है ब्राइब को लीगलाइज कर रहे हो कि पैसा लेकर के वोट दे दो तो कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज समथिंग यू नो विच इज गोइंग टू सेट अ वेरी रॉन्ग प्रेसिडेंट, तो आप उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हो। बाकी आपके पास केस मटेरियल से रिलेटेड अगर केसेस पूछे जाते हैं तो उसमें इतना ही स्कोप होता है कि आप आराम से उसमें 20-25 मार्क्स भर का कंटेंट डाल सकते हो, बशर्ते आपने उसको ढंग से पढ़ा हो। राइट मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? Ma'am, we have another class, right? Please, you can leave. I'm also leaving. So I'll see you tomorrow, right? Okay. Thank you. Bye-bye. Thank you, ma'am. Bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.